Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 23rd of September 2021, Thursday. Inspiration of the day is to live a creative life, we must lose our fear of being wrong. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4. India UAE to sign trade pact by March 2022. Currently, Government of India is in talk with number of countries for signing the FTA. FTA stands for Free Trade Pact. और उसी लिस्ट में इंडिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी एक ट्रेड पैक्ट साइन करने जा रहा है और जिसके लिए नेगोशिएशंस जो है वो फॉर्मली लॉन्च हो चुका है ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट दैट विल बी कॉल्ड एज CEPA. तो बेसिकली इंडिया और यूएई एक ट्रेड पैक्ट साइन करने वाले हैं, उस पर नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया है. मोस्ट लाइकली दिस नेगोशिएशन विल बी फाइनलाइज्ड बाय मार्च 2022 एंड दिस एग्रीमेंट विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA, जिसका बेसिक पर्पस यही होगा कि दोनों देशों के बीच में जो बाईलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करना, उसको एक्सपेंड करना. इंटरनेशनल रिलेशन में दो और दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं. कुछ को हम FTA भी बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड पैक्ट भी बोलते हैं, कुछ को प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी बोला जाता है. एंड इट डिपेंड्स ऑन द बाईलैटरल नेगोशिएशन ऑफ द कंट्रीज और मल्टीलैटरल नेगोशिएशन ऑफ द कंट्रीज दैट विच टाइप ऑफ ट्रेड पैक्ट दे आर गोइंग टू साइन. तो CEPA के लिए जो फर्स्ट राउंड का नेगोशिएशन है वो थर्सडे और फ्राइडे को होगा, यानी आज और कल इनिशिएट किया जाएगा. और दोनों ही कंट्रीज़ ने 6 महीने की टारगेट लाइन रखी है, 6 महीने की का पीरियड डिसाइड किया है इन ऑर्डर टू फाइनलाइज दिस CEPA. और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अगर ये CEPA फाइनलाइज हो जाता है, नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाते हैं और फाइनल ये डील साइन हो जाती है, तो दिस स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक एग्रीमेंट विल इंक्रीज द बाईलैटरल ट्रेड इन गुड्स अप टू $100 million फॉर अपकमिंग 5 years. तो आगे आने वाले 5 सालों तक गुड्स में $100 billion का ट्रेड इंक्रीज होगा इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में इफ दिस पर्टिकुलर CEPA गेट साइन इन द मंथ ऑफ मार्च. तो कोशिश ये करी जा रही है कि दिसंबर 2021 तक जो भी नेगोशिएशंस हैं, राउंड ऑफ नेगोशिएशंस है, जो भी कंसर्न है, जो भी इश्यूज दोनों साइड के वो नेगोशिएट हो जाएं, वो डिस्कस हो जाएं और जो फॉर्मल साइनिंग है एग्रीमेंट की वो मार्च 2022 तक हो जाए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल इंटरनल लीगल प्रोसीजर्स एंड रेटिफिकेशन. और अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो जितने भी जो भी डिस्कशन चल रहे हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, अदर डेवलप कंट्रीज़ के साथ, उन सब की लिस्ट में ये सबसे पहला पैक्ट होगा जो कंट्री इंडिया साइन करेगी किसी कंट्रीज़ के साथ में. एंड UAE इज़ द करेंटली इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन टर्म्स ऑफ बाईलैटरल ट्रेड एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर US. तो इंडिया और UAE के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं अगर वो साइन हो जाते हैं तो इससे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड UAE जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है वो उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी. अगर हम UAE की बात करें तो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ बाईलैटरल ट्रेड और UAE के बाद में US के बाद में यानी यूनाइटेड स्टेट के बाद में इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है. एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है मतलब हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट US के बाद UAE में ही करते हैं. And this is the trade data between these two nations in total export in terms of dollar billion. Growth year on year basis, percentage share in India's total export and total import. So this is the data and definitely you do not need to mark up the data. You can just have the glimpse. और अगर हम प्री पैंडेमिक पीरियड को देखें, दिस इज़ द पैंडेमिक पीरियड, तो इस ड्यूरेशन में हमें जो ट्रेड है वो थोड़ा सा निगेटिव या डाउनवर्ड साइड देखेगा. अगर हम प्री पैंडेमिक टाइम को देखें तो इंडिया और UAE के बीच में एक अच्छा खासा ट्रेड चल रहा था जो कि पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ. और ये सिर्फ इंडिया और UAE के केस में नहीं है, अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है. और अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो देयर इज़ अ नेगेटिव ट्रेड बैलेंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज़.
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल है इन दोनों के ही कंट्रीज के बायलैटरल ट्रेड के बीच में, बट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक दिस पोटेंशियल हैज़ नॉट बीन रियलाइज एंड दैट इज़ वाई दिस पैक्ट हैज़ बीन साइंड। अगर मेजर एक्सपोर्ट्स की बात करी जाए तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, precious metals, stones, gems and jewelry, minerals, food item, textile, engineering, machinery product and chemicals are the major export from India. और ये डेटा कॉमर्स डिपार्टमेंट का डेटा है। दिस डेटा बिलोंग्स अप्रैल एंड जुलाई टाइम पीरियड। अगर इंपोर्ट्स की बात करी जाए तो पेट्रोलियम, प्रीशियस मेटल, स्टोन, जेम्स, ज्वेलरी, मिनरल्स, केमिकल, वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स आर मेजर imports from India. So this particular CEPA will be the first stepping stone for India in terms of signing FTA or preferential trade agreement or trade agreement with developed countries. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 4. ADB trims India's financial year 22 growth forecast to 10%। और ये केवल ADB ही नहीं क्या, अगर आप पिछले कुछ 2-3 महीनों का टाइम पीरियड देखें तो बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च बेस्ड कंसल्टेंसी हैं, ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उन सब ने कहीं ना कहीं इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है, जो GDP फोरकास्ट है, उसको रिड्यूस किया है। आज की न्यूज़ में क्या है, आज की न्यूज़ में एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ADB बोलते हैं, उसने इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 उसको 10% तक डिडक्ट कर दिया है, 10% प्रोजेक्शन कर दिया है। 10% क्या है, कम क्या है, इसका मतलब पहले ज़्यादा होगा। हाँ, पहले ज़्यादा था। पहले कितना प्रोजेक्शन था ADB का, पहले जो प्रोजेक्शन था ADB का इंडिया की ग्रोथ को लेकर के वो 11% था, यानी 1% का स्लैश ADB ने किया है, taking into account the adverse impact on services, domestic consumption and the urban informal sector due to the second wave of COVID-19 pandemic। तो कोविड-19 पैंडेमिक की सेकेंड वेव की वजह से बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो क्रिसिल हो, चाहे वो SBI हो, RBI हो, IMF हो, ADB हो, मैक्सिमम जो कंसल्टेंसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने इतना डेटा रिवाइज किया है फॉर इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट एंड द डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ इन ग्रोथ फोरकास्ट हैज़ बीन अ रिजल्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर गेटिंग impacted due to the spike in COVID-19 cases in the month of May as per the Asian Development Bank 2021 report। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो आउटब्रेक हुआ था सेकेंड वेव में, उसको ईजली वो जितना एंटिसिपेट किया गया था उससे फास्टर फॉर्म में उसको डेसिपेटेड किया गया था, मतलब रिमूव किया गया, उसको कंट्रोल किया गया। और कुछ स्टेट्स ने तो लॉकडाउन ईजीनेस के भी मेजर स्टार्ट कर दिए थे बहुत जल्दी, जिससे कि थोड़ा सा हेल्प मिला है इकोनॉमिक रिकवरी में। इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू रीबाउंड स्ट्रांगली इन द रिमेनिंग 3 quarters ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 to 22 and will grow by 10% in the full fiscal year before moderating to 7.5% in the quarter 1, 2, 3 फॉर नेक्स्ट अपकमिंग ईयर। तो यानी 10% की ग्रोथ प्रोजेक्ट करी है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए और 7.5% की ग्रोथ प्रोजेक्ट करी है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। ADB ने कहा है कि 10% इस साल, लेकिन इस साल के बाद फिर से ग्रोथ मॉडरेट होगी और 7.5% की ग्रोथ रेट से इंडिया की GDP ग्रोथ करेगी फॉर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2022 मार्च 2023। क्यों? बिकॉज कंजप्शन विल रिकवर ओनली ग्रेजुअली एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट विल कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू 2022 फाइनेंशियल ईयर ग्रोथ। बट आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना रहेगा, कंजप्शन कैसे होगा और एक्सपोर्ट किस तरीके से इंक्रीज करेगा, इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया की ग्रोथ कैसे रहेगी। और उसको देखते हुए फिलहाल ADB ने 7.5% का ग्रोथ प्रोजेक्शन किया है एंड दिस इज द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो प्रीवियस प्रोजेक्शन ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेकर के ये था, रिवाइज प्रोजेक्शन बाद में ये IIDB का 22 के लिए जो प्रोजेक्शन है वो 7 था और 4.8 एंड देन 7.5 एंड 4.2। दिस इज कैलेंडर ईयर, डू नॉट टेक इट एज फाइनेंशियल ईयर। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं मैम ये तो निकल गया ईयर, दिस इज द कैलेंडर ईयर। तो 2021 जो भी चल रहा है उसके लिए पहले 11% की ग्रोथ प्रोजेक्ट करी थी, अब
10% की ग्रोथ प्रोजेक्ट करी है। जो इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन था वो 5.2 था और अब 5.5 है, यानी कहीं ना कहीं अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो ग्रोथ में हमें इम्पैक्ट उसका दिखता ही दिखता है। एंड दिस इज़ फॉर कैलेंडर ईयर 22, जहाँ पर 7% की ग्रोथ पहले प्रोजेक्ट करी थी एडीबी बैंक ने, अब एडीबी ने अब उसको बढ़ाकर थोड़ा सा बढ़ा करके 7.5 कर दिया, जहाँ पर इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज प्रोजेक्ट किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिस पर ग्रोथ डिपेंड करती है, जिसमें इंडिया के केस में वैक्सीनेशन और आगे आने वाले ईयर में किस तरह से डिमांड रिवाइव करेगी, क्योंकि डिमांड किसी इकॉनमी की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। डिमांड कैसी है उसी हिसाब से इकॉनमी में ग्रोथ होती है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कैसा होगा, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करेगी, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिमांड यानी कंजप्शन और इसके अलावा एक्सपोर्ट, जो कि पैंडेमिक में इंडिया का एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, क्या वो आगे सेम ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। ये 3 फैक्टर एज पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक विल डिसाइड कि आगे आने वाले टाइम में यानी फाइनेंशियल ईयर 23 और कैलेंडर ईयर 22 में इंडिया की ग्रोथ कैसे रहती। फिलहाल के लिए 7.5% का प्रोजेक्शन है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6, दास फ्लैग्स राइजिंग inequality. So this particular article is talking about the ओपिनियन ऑफ मिस्टर दास। बेसिकली ये कोई न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर मिस्टर दास कौन है? मिस्टर दास आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास, उनके ओपिनियन के बारे में डिस्कस किया है। एंड एज पर हिम इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो मैच्योर हो रहा है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पाथ पर आ रही है, दैट इज़ ऑन मेंड। लेकिन जो पैंडेमिक ने जो एसिमेट्री क्रिएट करी है, जो पैंडेमिक ने जो गैप क्रिएट कर दिया है इंडिया की ग्रोथ में, पॉपुलेशन में जो एसिमेट्री क्रिएट करी है, उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है जल्दी से जल्दी, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर ये एसिमेट्री क्लियर नहीं हुई या एसिमेट्री को फुलफिल नहीं किया गया तो इंडिया के लिए एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब यहाँ पर कुछ की टर्म्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है अगर इस न्यूज़ को समझना है। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है और एसिमेट्री की मीनिंग क्या है। व्हेन आई एम सेइंग एसिमेट्री अफेक्टेड द पॉपुलेशन, तो बेसिकली इसका बहुत सिंपल सी मीनिंग है इनइक्वालिटी। इट मीन्स जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए हैं, जो अमीर थे वो और ज़्यादा अमीर हो गए हैं। बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी में इसका मतलब जिसके पास जो वेल्थ जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, those who were having the more wealth ड्यूरिंग पैंडेमिक उनकी वेल्थ और ज़्यादा इंक्रीज हुई है। अगर मीडियम इनकम ग्रुप की बात करें या लोअर इनकम ग्रुप की बात करें तो जो कि उनके पास ऑलरेडी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं था, एलोकेशन ज़्यादा नहीं था, पैंडेमिक की वजह से उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो और ज़्यादा डिटोरिएट हुई है। एंड दिस हैज़ क्रिएटेड द inequality, asymmetry in terms of wealth distribution, in terms of lifestyle। और अगर ये asymmetry, inequality जल्दी से रिमूव नहीं करी गई थ्रू डिफरेंट पॉलिसी इनिशिएटिव तो इंडिया के लिए सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव कर पाना फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स, पहले तो सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब समझ लीजिए। यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ की बात हो रही है कंट्री के लिए। जनरली वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर कंपनी, बट हेयर मिस्टर दास इज टॉकिंग अबाउट द कंट्री इंडिया एज अ होल। तो अगर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सस्टेनेबल ग्रोथ सिंपली मीन्स रियलिस्टिक अचीवेबल ग्रोथ that a nation's economy could maintain without running into problem। और इकोलॉजी के कंसेप्ट में अगर बात करें, जनरली सस्टेनेबिलिटी की बात हम इन्वायरमेंट या इकोलॉजी के कंसर्न में ही बात करते हैं। तो बेसिकली इफ we talk from the point of view of environmentalist, the meaning of this sustainable growth is that economic growth that can continue over a long period of time, over a long term of time without creating intolerable pollution और यूजिंग अप द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और अगर और सिंपल टर्म में आपको बताऊं तो सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब सीधा सीधा ये है कि आज के टाइम में इस तरह से ग्रोथ करना कि आगे आने वाली जो फ्यूचर की जनरेशन है उनके लिए रिसोर्स अवेलेबिलिटी रहे, उनके लिए भी रिसोर्सेज बने रहें, उनके लिए रिसोर्सेज की कमी ना हो। इस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करना है, स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जैसे कि वाटर को।
इतना ज़्यादा वाटर कंजप्शन हम ना करें, इतना ज़्यादा वेस्टेज ना करें कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए फॉसिल फ्यूल या वाटर अवेलेबल ही ना हो, प्रॉपर पोर्टेबल वाटर अवेलेबल ही ना हो। तो सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब कि इस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, इतना एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज़ किया जाए कि आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज की कमी ना पड़े, उनके लिए सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे। और मिस्टर दास का ये कहना है कि अगर ये एसिमेट्री बनी रहती है, अगर ये इनइक्वालिटी बनी रहती है पॉपुलेशन में, इन दैट केस अचीविंग द सस्टेनेबल ग्रोथ इज़ अ चैलेंज। इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स सारे सेक्शन, ऑल द जितने भी सेक्शन हैं सोसाइटी में, जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी जेंडर हैं, जितने भी तरह के इनकम ग्रुप्स हैं, सबको साथ लेकर के ग्रो करना। ऐसा ना हो कि एक सेक्शन इंडिया में ग्रो कर रहा है, एक पर्टिकुलर जो हाई इनकम ग्रुप है वो ग्रो कर रहा है, जो वेल्दियर सेक्शन है वो ग्रो कर रहा है, और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, किसी भी तरह से मार्जिनलाइज, उसका डेवलपमेंट या उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो बेसिकली मिस्टर दास का ये कहना है कि इनइक्वालिटी शुड बी रिमूव्ड सो दैट वी कैन अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड inclusive growth, where every section, every individual of the society will get the benefits of growth. Every individual gets the each and every opportunity equally for improving their standard of life. Apart from this, Mr. Das has also lauded that government production linked incentive scheme, उसको अप्रिशिएट किया और कहा है कि जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीएलआई स्कीम लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने और जिसको प्रमोट कर रही हो, जिस तरह से डिफरेंट अदर सेक्टर में, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल में लाई गई पीएलआई स्कीम, लेटर ऑन गवर्नमेंट ने इसको बहुत सारे अदर सेक्टर्स में भी एक्सपेंड कर दिया, जैसे कि सोलर पैनल में एक्सपेंड किया, ऑटोमोबाइल में एक्सपेंड किया, और इसके अलावा कई और सेक्टर्स में भी प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू एक्सपेंड दिस पर्टिकुलर पीएलआई स्कीम। तो उसको अप्रिशिएट किया और कहा है कि इससे क्या होगा, इंडिया जो अभी तक नेट इम्पोर्टर के फॉर्म में काम करता था ग्लोबल लेवल पे, इंडिया यूज्ड टू बी द बिग इम्पोर्टर कंट्री, तो इंडिया को एक एक्सपोर्टर कंट्री टर्न अप होने में हेल्प मिलेगी, स्पेशली इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन। और इसका जो इफेक्ट है, दिस ट्रेंड इज लाइकली टू स्पेल ओवर टू द अदर सेक्टर। ऐसा नहीं है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग या सोलर पैनल या ऑटोमोबाइल सेक्टर पीएलआई स्कीम से बेनिफिट हो रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, केवल उन्हीं सेक्टर पर पड़ेगा, नहीं, इसका जो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, दिस विल स्पिल ओवर, इसका इम्पैक्ट अदर सेक्टर्स पर पड़ेगा, जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, जो अलाइड सेक्टर हैं, जो कि इन पर्टिकुलर सारे सेक्टर से एसोसिएटेड है इन द फॉर्म ऑफ सप्लायर, इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, वो सारे सेक्टर भी इससे पॉजिटिवली अफेक्ट होंगे। इस पीएलआई स्कीम से इंडिया का जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, वो उसमें इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया को जो शेयर है, वो इंक्रीज होगा, एंड दिस विल हेल्प टू बिल्ड अ रिजिलियंट सप्लाई चेन नेटवर्क इवन फॉर द अदर कंट्रीज ऑल्सो। क्योंकि पैंडेमिक के पीरियड में कंट्रीज को तो ये रियलाइज हो गया कि अपने सप्लाई चेन में, ग्लोबल वैल्यू चेन में, अपने सप्लाई चेन में किसी एक कंट्री जैसे कि चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है, क्योंकि इट विल गिव अनड्यू पावर टू चाइना। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर कोई ऐसी अनफोर्सिन सिचुएशन आती है जो कि अभी पैंडेमिक के फॉर्म में आई है, तो एक कंट्री में अगर आपने सारे अपने रिसोर्स डिप्लॉयमेंट कर लिए हैं या आपके रॉ मटेरियल्स को लेकर के सारी डिपेंडेंसी एक कंट्री पर है, तो डेफिनेटली फॉर एनी अनफोर्सिन सिचुएशन योर बिजनेस विल सफ़र। कि अगर कभी चाइना में कुछ ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाती है कि चाइना एबल नहीं होता सप्लाई करने के लिए या चाइना में प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो उस केस में आपका पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। एंड दैट इज़ वॉट companies, MNCs have realized, and now MNCs want to diversify their global value chain as well as their supply chain, and into this diversification intention, India can serve as a very important chipping stone. तो इसी को फिलहाल मिस्टर दास ने एम्फेसाइज किया और कहा है कि इस तरह से जीवीसी पार्टिसिपेशन वुड इन्हांस द इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन एज वेल एज ऑन ग्लोबल फ्रंट, स्पेशली जो इंडिया की जो लार्ज, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, दे कैन ऑल्सो पोर्ट्रेट देमसेल्फ एज अ सप्लायर बेस। हाउएवर, फॉर दिस इट इज नेसेसरी दैट द सेक्टर एंड द कंपनीज विच बेनिफिट्स फ्रॉम दिस पीएलआई स्कीम should utilize this opportunity to further improve their efficiency and competitiveness. Then only this particular spillover effect can also be seen into the other sector. तो फिलहाल इनइक्वालिटी पर फ्लैग रेज किया और कहा है कि सारे बेनिफिट्स को रियलाइज करने के लिए, लॉन्ग टर्म में रियलाइज करने के लिए, इनइक्वालिटी को, एसिमेट्री जो कि पैंडेमिक ने क्रिएट कर दी है, उसको रिमूव करना, उसको फिल करना बहुत ज़रूरी है फॉर सस्टेनेबल एंड
inclusive growth. आप देख लेते हैं some other news clips. G24 nations कॉल फॉर ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ गूगल टैक्स. फाइनली जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, इंडिया की इमेज बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हुई ग्लोबल लेवल पे, उसको रिमूव करने का डिसीजन लिया है G24 नेशन से. वरीड द प्रपोज्ड ग्लोबल डिजिटल डील कवरिंग ओनली टॉप 100 कंपनीज may lead to sufficient revenue for developing countries, India, along with other group of 24 members nations, has objected to the withdrawal of unilateral measures like equalization levy in one go. हालांकि अगर आप मेरी न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो कई बार हमने गूगल टैक्स पर डिस्कशन भी किया है और इस डिसीजन पर भी डिस्कशन किया है कि जब G24 नेशंस इस बात पर ये प्रपोजल गया था कि इक्वलाइजेशन लेवी को, गूगल टैक्स को रिमूव कर दिया जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ेगा हमने ये भी डिस्कस किया था. इंडिया ने अपने यूनिलेटरल मेजर्स के तहत, अपने खुद के सोवरेन राइट के तहत 2% का इक्वलाइजेशन लेवी या 2% का गूगल टैक्स इम्पोज किया था. किस पर? जितनी भी नॉन रेजिडेंस कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं इनटू डिजिटल सेक्टर, जिसको लेकर के अमेरिका ने, यूएसए ने बहुत ज़्यादा इंडिया को क्रिटिसाइज किया था. रिटेलिएटरी मेजर्स भी लिए थे, रिटेलिएटरी टैरिफ भी इंडिया पर इम्पोज किए थे और कहा था अगर इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं हटाया तो इंडिया को और ज़्यादा रिटेलिएटरी मेजर्स फेस करने पड़ सकते हैं. क्यों यूएसए नहीं केवल इस चीज़ को लेकर के ऑब्जेक्शन किया था? क्योंकि अगर आप देखें जो टॉप कंपनीज आ रही थी बेसिकली जिन पर ये इक्वलाइजेशन लेवी इम्पोज हो रहा था एज पर द रूल, वो केवल अमेरिका की ही कंपनीज थी, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो अमेजोन हो. तो नॉन रेजिडेंस जितनी भी कंपनीज थी जो इंडिया में ऑपरेट कर रही थी, डिजिटल कंपनीज जो ई मार्केट प्लेस में एडवर्टीजमेंट करती हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनीज थी, मार्केटिंग कंपनीज थी, उन पर 2% का एडिशनल इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स इम्पोज किया गया था. दैट इज वाई यूएसए वॉज क्रिएटिंग द नॉइस एट दैट टाइम. सो फाइनली जो कि एक प्रपोज ग्लोबल डिजिटल टैक्स जो जिसने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया था 24 कंट्रीज ने मिलकर कि जो 100 टॉप कंपनीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन रेवेन्यू, सर्टन टर्नओवर थ्रेशोल्ड. कौन सा कितना टर्नओवर थ्रेशोल्ड था आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए. इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माय न्यूज़ चैनल यू मस्ट बी नोइंग दिस कि कितना थ्रेशोल्ड रखा गया था टर्नओवर को लेकर के, प्रॉफिट को लेकर के, कि इतने से ऊपर की जो कंपनीज हैं दे हैव टू मैंडेटरली पे दिस इक्वलाइजेशन लेवी और गूगल टैक्स. हाँ, इस न्यूज़ को समझने के लिए आपको गूगल टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवी समझना ज़रूरी है. उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल में. डिस्क्राइब्ड सेक्शन में आप जाएंगे जहां पर एक सेपरेट वीडियो है गूगल टैक्स को लेकर के. हालांकि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी. न्यूज़ क्या है, अब न्यूज़ देख लेते हैं. तो जो प्रपोज्ड ग्लोबल डिजिटल टैक्स था जो कि टॉप 100 कंपनीज को पे करना था एज पर द प्रपोजल ऑफ G24 नेशंस, उसको लेकर के इंडिया ने भी कंसर्न किया था कि इससे हमारे पास सफिशिएंट रिवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा. सो मेंबर नेशन हैज़ ऑब्जेक्टेड टू द विड्रॉल ऑफ द यूनिलेटरल मेजर्स लाइक इक्वलाइजेशन लेवी इन वन गो. ये कहा गया था कि जो ये 100 कंपनीज हैं आप केवल उन्हीं से इक्वलाइजेशन लेवी लीजिए, आपके खुद के कंट्री में जो भी इक्वलाइजेशन लेवी या जो गूगल टैक्स आपने इम्पोज किया है उसको हटा दीजिए एंड यू शुड फॉलो दिस प्रपोज मॉडल ऑफ डिजिटल टैक्स एज पर द G24 नेशन. तो बहुत सारे जो मेंबर कंट्रीज थे उन्होंने कहा कि हम अपना जो यूनिलेटरल मेजर है, जो यूनिलेटरल इक्वलाइजेशन लेवी हम इम्पोज कर रहे हैं अपने कंट्रीज पर अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, अगर उस मेजर को हटा देंगे तो आपका जो फ्रेमवर्क है इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर के उससे हमारे लिए कोई रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा. देयर विल बी नो रिवेन्यू जनरेशन एज पर द प्रपोज इक्वलाइजेशन लेवी framework that has been proposed by G24 nation, and the stand by the emerging market grouping could potentially derail the finalization of global multilateral solution to the tax large digital companies such as Google, Facebook, Netflix in the month of October. तो जो emerging countries हैं G24 में वो ready नहीं हैं. जो ये ग्लोबल डिजिटल टैक्स का जो फ्रेमवर्क है, जो थ्रेशोल्ड रखा गया है कि केवल यही कंट्रीज से, केवल इन्हीं कंपनीज से आप डिजिटल टैक्स ले सकते हैं और इतना ही ले सकते हैं. तो इंडिया जैसे जो अदर कंट्रीज़ है जहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी अपने लिए 2% का इक्वलाइजेशन लेवी इम्पोज कर रखा है यूनिलेटरली,
उनका ये कहना है कि अगर हम अपने जो 2% वाला इक्वलाइजेशन लेवी विड्रॉ करेंगे तो दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अस। आपका जो फ्रेमवर्क है उससे हमें कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है। मैक्सिमम कंपनीज जो है उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग एग्जम्प्ट हो जाएंगी। और इस ओपिनियन के बाद से, इस पर्टिकुलर स्टैंड के बाद से ऐसा लग रहा है कि जो ग्लोबल मल्टीलैटरल सोल्यूशन निकाला गया था डिजिटल कंपनीज को टैक्स करने का, वो फिलहाल के लिए डिरेल हो जाएगा। द अक्टूबर मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD on Google tax is being finalized on a board, understanding that unilateral measures such as EL would be withdrawn when the worldwide tax come into effect। OECD की मीटिंग में डिसाइड हुआ था, लेकिन कंट्रीज की कंसेंसस इस पर नहीं बन रही हैं। सिंपल सी बात है भाई, अगर हमें लॉस हो रहा है हमारी कंट्री को, आपके टैक्स स्ट्रक्चर जो आप मल्टीलैटरल सोल्यूशन, टैक्स सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उससे हमें लॉस हो रहा है, देन व्हाई शुड वी इंप्लीमेंट दैट पर्टिकुलर मल्टीलैटरल सोल्यूशन और मल्टीलैटरल टैक्स सिस्टम। हम तो हमारा जो अपना चल रहा है 2% का लेवी, जिससे हमें एटलीस्ट रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, हम उस सिस्टम को यूज़ करेंगे। और इसी वजह से जो सोल्यूशन आना था मल्टीलैटरल सोल्यूशन डिजिटल टैक्स को लेकर के, प्रॉबेबली वो अब नहीं आ पाएगा। एंड दिस इज द इक्वलाइजेशन लेवी कलेक्शन इन टर्म्स ऑफ इंडिया। इंडिया ने कितना कलेक्शन किया, और इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है, स्पेशली अगर 2% टैक्स की हम बात करें, उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें इक्वलाइजेशन लेवी कलेक्शन में। तो इंडिया क्यों आपका टैक्स, ये 100 जो कंपनीज, केवल आप केवल 100 कंपनीज को ही टैक्स करने की बात कर रहे हैं, वो भी आपने जो थ्रेशोल्ड रखा है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम क्यों आपका इक्वलाइजेशन लेवी का सिस्टम फॉलो करें वंस आवर इक्वलाइजेशन लेवी सिस्टम और टैक्सेशन सिस्टम इज सफिशिएंटली प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू फॉर अस। तो डेफिनेटली दिस मल्टीलैटरल सोल्यूशन इज गोइंग इनटू वेन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, जी एंटरटेनमेंट टू मर्ज विद सोनी। So Zee Entertainment Enterprises has found a white knight in the rival Sony, with the latter agreeing to merge its India entertainment business with this particular firm, thus creating India's largest entertainment network with about $2 billion revenue and 20% व्यूअरशिप शेयर। तो फाइनली जी और सोनी मर्ज हो रहे हैं। यहाँ पर बस एक छोटी सी बात आपको याद रखनी कि जी का इंडिया बिजनेस मर्ज हो रहा है, अदर कंट्रीज में जो बिजनेस है वो मर्जर नहीं हो रहा है, सिर्फ इंडिया में जो बिजनेस है वो सोनी के साथ मर्ज हो रहा है। और इसके बाद ये कंपनी जो है वो $2 बिलियन रिवेन्यू की कंपनी बन जाएगी, जिसका मार्केट शेयर जब व्यूअरशिप जो है वो 26% होगा। एंड दिस मेक सोनी वन ऑफ द लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट नेटवर्क इन इंडिया। So Zee shareholders own 47.07% stake in merged entity, while the Sony India will hold 52.93%। यानी जो कंट्रोलिंग पावर है वो सोनी इंडिया में है, यानी हमें कह सकते हैं कि जी है जो वो सोनी में मर्ज हो रहा है, बिकॉज कंट्रोलिंग स्टेक इज विद सोनी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, फ्रेशवर्क रेज $1 बिलियन वाया सुपरस्टार IPO इन US। तो सैस के जो चीफ एग्जीक्यूटिव फाउंडर हैं, उन्होंने जो एक स्टार्टअप किया था फ्रेश वर्क का, तो फ्रेश वर्क गॉट रेडी टू रिंग ओपनिंग बेल एट नैस्डैक। व्हाट इज नैस्डैक, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज नैस्डैक। तो नैस्डैक में फिलहाल के लिए जो इंडिया का जो स्टार्टअप है फ्रेश वर्क, वो एंट्री करने जा रहा है। फ्रेश वर्क बिकम द फर्स्ट इंडियन सैस स्टार्टअप टू गेट लिस्टेड इन द US आफ्टर रेजिंग द फंड फॉर $1 बिलियन थ्रू IPO। तो US में IPO इशू किया है, जिसके लिए $1 बिलियन का फंड, जिसके थ्रू $1 बिलियन का फंड रेज किया है स्टार्टअप कंपनी फ्रेश वर्क ने, जो कि किसकी कंपनी है, मिस्टर गिरीश एम की। एंड लुक्स ऑल सेट टू रेज $1.03 billion from its IPO, taking its valuation approximately $10.13 billion। तो इसके बाद इस पर्टिकुलर स्टार्टअप कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो, या मैं कह सकते हैं डेकाकॉन बन जाएगी कंपनी, 10 बिलियन की कंपनी बन जाएगी। एंड दिस इज़ द ग्रोथ स्टोरी एंड द वैल्यूएशन ऑफ दिस फ्रेश वर्क। नवंबर 2016 में $0.75 बिलियन की कंपनी थी, जो कि सितंबर 21 में $10 बिलियन की कंपनी आ गई है। अगर शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में मैक्सिमम जो इक्विटी कैपिटल होल्डर्स हैं उनका ही पार्ट है। SL का 25%, टाइगर ग्लोबल का 26% एंड एस कैपिटल का 12.26% और अदर्स
अदर्स का 35.7% का शेयर है. एंड डेफिनेटली एज पर मिस्टर गिरीश, he feels like Indian athletes who won the gold medal at the Olympics. So it's a very good news for इंडियन कंपनीज एज वेल कि इंडिया में स्टार्टअप होता है और वो आईपीओ या फंड रेज करता है यूएस में. इतनी उसका इतना ग्रोथ पोटेंशियल है, या हम कह सकते हैं इतनी अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. इंडिया में फुली वैक्सीनेटेड ऑल अडल्ट्स बाय अप्रैल नेक्स्ट ईयर. सो एज पर द करंट पेस ऑफ वैक्सीनेशन, एज पर द करंट पेस ऑफ इनॉकुलेशन, इट इज़ एंटिसिपेटेड कि अप्रैल आगे आने वाली, अप्रैल यानी फाइनेंशियल ईयर 22 और कैलेंडर ईयर 22 अप्रैल तक आते आते इंडिया की जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो फुली वैक्सीनेट हो जाएगी. फुली वैक्सीनेट मतलब सबको 2 डोज लग जाएंगे. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो इंडिया वुड बी एबल टू वैक्सीनेट इट्स इंटायर एडल्ट पॉपुलेशन बाय नवंबर दिस ईयर विद एटलीस्ट 1 डोज एंड विद 2 डोज इन अपकमिंग April month with the average pace of 5.6 million doses administered daily. तो अभी जो पेस है वो 5.6 मिलियन डोजेस डेली एडमिनिस्टर्ड हो रही हैं और इस स्पीड से इंडिया अप्रैल तक अप्रॉक्सीमेटली अपनी पूरी की पूरी एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लेगा. एंड दिस विल गिव अ ह्यूज इम्पटस टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया. वाई? बिकॉज इट विल रिमूव द अनसर्टेनिटी, increase the confidence of investors, whether domestic or foreign investor, into India's economic growth. अब देख लेते हैं next clip. Depositors of 21 banks to get rupees 5 lakhs by November. Recently अगर आपको याद हो हमने डिस्कस भी किया था, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC ने जो 1 लाख का इंश्योरेंस था, 1 लाख का इंश्योरेंस था किस पर? डिपॉजिटर्स को जो मिलता था अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट होता था, तो 1 लाख का इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन प्रोवाइड करता था. और रिसेंटली वो लिमिट बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी गई थी. आपको अगर आप न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा. तो फिलहाल के लिए Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation will pay the depositors of all 21 stress cooperative banks. अब ये जो stress cooperative banks हैं उन पर भी ये इंश्योरेंस की जो लिमिट है ये लगा दी गई है. यानी अब उनके जो डिपॉजिटर्स हैं, 21 स्ट्रेस्ड कोऑपरेटिव बैंक्स के जो डिपॉजिटर्स हैं, उनको भी 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा ऑन देयर डिपॉजिट. मैक्सिमम जो इंश्योरेंस वो 5 लाख रुपए तक का, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स. इसमें पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, PMC बैंक भी आ रहा है. तो 5 लाख रुपए 90 दिन तक, अगर बैंक डिफ़ॉल्ट होता है तो जो डिपॉजिटर्स हैं उनको 5 लाख रुपए नहीं, 5 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस क्लेम है वो मिलेगा 90 दिन तक. डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन प्रोवाइड करेगा. अभी तक के लिए ये सिर्फ जो पब्लिक सेक्टर बैंक से बेसिकली जो गुड हेल्थ वाले थे उनके लिए था. अब ये 21 स्ट्रेस्ड कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी अप्लाई हो गया. एंड दिस विल बेनिफिट द large number of the depositors and consumers. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.